नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं, तो आप लोग सेशन को अच्छे से देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तथा आप लोग पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, उस पर आपको प्रीवियस ईयर की सारी बुकें मिल जाएंगी और पेपर 2 की नोट्स मिल जाएंगी, पेपर फर्स्ट की नोट मिल जाएंगी। तो साइंस की नोट्स अभी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही एनसीईआरटी 6 to 8 समाप्त हो जाएगा, मैं इसी वीक में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा क्विक रिविजन के लिए। तो आप लोग अच्छे से क्लासेस देखते रहिए, और अगर आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। चलिए फिर आज का पहला पॉइंट है विद्युत धारा क्या होता है। अगर एक टार्च बल्ब को एक तार द्वारा विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाए तो वह जल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा में ऊर्जा होती है जिसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत धारा विद्युतीय बल्बों को जला सकती है और पंखे चला सकती है। वहीं ताप उत्पादन द्वारा भोजन पका सकती है तथा बहुत सारे तरीकों से हमारे उपयोग में लाई जा सकती है। तो विद्युतीय ऊर्जा विद्युत धारा की सर्वाधिक प्रयोग में लाने वाली ऊर्जाओं का रूप है, जिसका घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा क्या होती है? अगर एक टार्च बल्ब को एक तार द्वारा विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाए तो वह जल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा में ऊर्जा होती है जिसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत धारा जो होती है विद्युतीय बल्बों को जला सकती है, पंखे चला सकती है, ताप उत्पादन द्वारा भोजन पका सकती है, बहुत सारे तरीकों से हमारे उपयोग में लाई जा सकती है। विद्युतीय ऊर्जा विद्युत धारा की सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली ऊर्जाओं का रूप है, जिसका घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? तो जब तक विद्युत प्रवाह एक तार से होकर गुजरता है, तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कई ताप अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, प्रकाश बल्ब आदि। तो विद्युत धारा का तापीय जो प्रभाव होता है, जब तक विद्युत प्रवाह का एक तार से होकर गुजरता है तो तार गर्म होता है, जिसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कई ताप अनुप्रयोगों में किया गया है, जिसे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, प्रकाश बल्ब आदि कहते हैं। वहीं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करें, जब विद्युत धारा का प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कई अनुप्रयोग होते हैं, जैसे बिजली का लिफ्ट, बिजली की घंटी, बिजली का पंखा आदि। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, जब विद्युत धारा प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कई अनुप्रयोग होते हैं, जैसे बिजली का लिफ्ट, बिजली की घंटी, बिजली का पंखा आदि। विद्युत परिपथ क्या होता है? तो यह एक विद्युत परिपथ है जो विद्युत धारा के परिपथ के विभिन्न घटकों से प्रभावित होने का एक निरंतर मार्ग है, जो विद्युत के एक स्रोत से जुड़ा रहता है। विद्युत परिपथ के घटक बल्ब, तार, कुंजी, सूक्ष्म सेल, एमीटर, प्रतिरोधक आदि है। एक साधारण विद्युत परिपथ जिसे चित्र द्वारा दर्शाया गया है, खुला तथा बंद परिपथ हो सकता है, यानी ओपन एंड क्लोज हो सकता है। तो इसमें एक विद्युत परिपथ जो होता है, विद्युत धारा के परिपथ के विभिन्न घटकों से प्रभावित होने का एक निरंतर मार्ग माना गया है, जो विद्युत के एक स्रोत से जुड़ा रहता है। विद्युत परिपथ के घटक बल्ब, तार, कुंजी, सूक्ष्म सेल, एमीटर, प्रतिरोधक आदि होते हैं। एक साधारण विद्युत परिपथ जिसे चित्र द्वारा दर्शाया गया है, खुला अथवा बंद परिपथ हो सकता है। विद्युत फ्यूज क्या होते हैं? तो विद्युत फ्यूज एक विद्युतीय सुरक्षा उपकरण है जो अचानक उच्च विद्युत धारा के विद्युत परिपथ में प्रभावित होने से परिपथ की क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। या यंत्र जिसे लघु परिपथ या विच्छेदक कहते हैं, स्वतः ही परिपथ को बंद कर देता है। विद्युत धारा का प्रवाह अधिकतम विशिष्ट सीमा को पार करता है। अतः चालक में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब ताप की उत्पत्ति विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव के कारण ही होता है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। परिनालिका क्या होता है? तो परिनालिका को एक खोखली बेलन के आकार की प्लास्टिक नली पर विद्युत रोधी तार लपेटकर बनाया जा सकता है। जब इसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो यह चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करती है। तो परिनालिका एक खोखली बेलन के आकार की प्लास्टिक की नली होती है जिस पर विद्युत रोधी तार लपेटकर बनाया जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। जब किसी चीनी मिट्टी से बने बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई अधिक हो और त्रिज्या बहुत कम हो तो तांबे का तार लपेटा जाता है। इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं।
चीनी मिट्टी की बेलनाकार आकृति पर फेरे पास पास लपेटे जाते हैं, अर्थात फेरों के मध्य जगह नहीं छोड़ी जाती। ऊपर दिखाया गया चित्र परिनालिका का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक चीनी मिट्टी की बनी हुई बेलनाकार आकृति पर तांबे का तार लंबाई के अनुसार लपेटा हुआ है। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी परिनालिका में सोलेनोइड में धारा प्रभावित की जाती है तो चित्रता इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। इसी को परिनालिका हम लोग बोलते हैं। चीनी मिट्टी की बेलनाकार आकृति पर फेरे पास पास लपेटे जाते हैं, अर्थात फेरों के मध्य जगह नहीं छोड़ी जाती। ऊपर दिखाया गया चित्र ही परिनालिका का है, जिसमें आप देख सकते हैं चीनी मिट्टी को बिना मिट्टी की बनी हुई बेलनाकार आकृति में तांबे का तार लंबाई के अनुसार लपेटा हुआ है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है तथा बाहर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करते हैं। यही कारण है कि बाहरी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तुलनात्मक कम होता है। तांबे के फेरे जितने ज्यादा पास होते हैं चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। किसी भी आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान माना जाता है तथा परिनालिका का बाहर शून्य माना जाता है। विद्युत चुंबक क्या होते हैं? तो विद्युत धारा के प्रवाह से जिसे लोहे में चुंबक उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके लिए लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जाता है। लोहे पर चुंबक रगड़कर लोहे को चुंबकीय किया जा सकता है, जो विद्युत चुंबक तो नहीं होते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह से जिस लोहे में चुंबक उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके लिए लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जाता है। लोहे पर चुंबक रगड़कर लोहे को चुंबकीय किया जा सकता है, जो विद्युत चुंबक नहीं होते हैं। ये विद्युतीय चुंबकीय गुणों को जब प्रदर्शित करते हैं, जब इनमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो एक मुलायम लोहे पर होते हैं। अधिक संख्या के तार लपेटकर इसे बनाया जाता है। विद्युत चुंबकों का प्रयोग अस्पतालों में आंखों की समस्याओं को दूर करने तथा स्टील कार्यों में क्रेनों और भारी बोझ उठाने में स्क्रैपयार्ड में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो विद्युत चुंबक के जो प्रकार होते हैं, धात्विक तत्व चुंबक जैसे लोहे के कुछ अयस्क, कोबाल्ट, निकल आदि। धात्विक तत्व चुंबक जो होते हैं जैसे लोहे के कुछ अयस्क होते हैं, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, आदि होता है। मिश्र या कंपोजिट, फेराइक चुंबक, एल्निनो चुंबक। वहीं विरल मृदा चुंबक की बात करें जाए तो समैरियम कोबाल्ट चुंबक या नियोडियम आयरन बोरान चुंबक, एकल अणु चुंबक एवं एकल श्रृंखल चुंबक, नैनो संरचना चुंबक एवं अस्थायी चुंबक। विद्युत घंटी क्या होती है? तो विद्युत घंटी की कार्यशैली विद्युत चुंबक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। विद्युत घंटी के बटन को दबाते ही जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, धारा प्रभावित होना प्रारंभ कर देती है। इसमें मुलायम लौह आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हथौड़ा घंटी पर आघात करता है। जैसे ही यह होता है, परिपथ बिंदु का पर टूट जाता है और धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। विद्युत चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति को खो देता है। यह प्रक्रिया पुनः आरंभ होती है जैसे ही स्प्रिंग आर्मेचर को विद्युत चुंबक के संपर्क में आने के लिए पुनः खींचता है। तो विद्युत घंटी जो होती है यह कार्यशैली विद्युत चुंबक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें यह होता है कि इसमें विद्युत घंटी के बटन को दबाते ही जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है तो धारा प्रभावित होना प्रारंभ कर देती है। इसके मुलायम लौह आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हथौड़ा घंटी पर आघात करता है और जैसे ही यह होता है, परिपथ बिंदु का पर टूट जाता है, धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। विद्युत चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति को खो देता है। यह प्रक्रिया पुनः आरंभ होती है जैसे स्प्रिंग आर्मेचर और विद्युत चुंबक के संपर्क में आने के लिए पुनः खींचता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, इलेक्ट्रिक बिल है, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, फिगर में आपको दिखाया भी गया है, तो वैसे उसका धारा प्रवाह होने लगता है। जैसे ही फिर संपर्क में आता है तो उसकी धारा प्रवाह बंद हो जाती है। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर या एममापी, तो एमीटर या एममापी इसको बोलते हैं, किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र माना गया है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए प्रयुक्त युक्तिकाओं को मिलीमीटर या माइक्रोमीटर कहते हैं। तो एमीटर या एममापी किसी परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए प्रयुक्त युक्तिकाओं को मिलीमीटर या माइक्रोमीटर कहते हैं। यह एक उपकरण होता है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी से जुड़ा होता है। वोल्टमीटर या विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण माना गया है। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। वहीं यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी से जुड़ा होता है। वोल्टमीटर या विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में किया जाने वाला उपकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फिगर में देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एमीटर।
आप लोगों ने देखा होगा जब आप इलेक्ट्रिक के दुकान पे जाते हैं तो जब कुछ खराबी आ जाती है इलेक्ट्रिक सामान में तो पहले वो चेक करते हैं, दोनों लगा के कांटा कहाँ बता रहा है, तो इसी को हम लोग भी एमीटर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमीटर का कार्य सिद्धांत। तो मुख्य एमीटर का सिद्धांत यह है कि इसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए और आगमनात्मक प्रतिक्रिया भी कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत कम प्रतिबाधा के कारण बिजली की हानि कम होगी। यदि यह समानांतर में जुड़ा हुआ है तो यह लगभग एक छोटा सर्कुलेटेड मार्ग बन जाता है और सभी करंट एमीटर के माध्यम से प्रभावित होंगे, क्योंकि उच्च धारा के परिणाम स्वरूप यह उपकरण जल सकता है। तो इस कारण से इसे श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। एक आदर्श एमीटर के लिए यह शून्य प्रतिबाधा होना चाहिए ताकि इसके पास शून्य वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, ताकि साधन में बिजली की हानि शून्य हो जाए। तो मुख्य एमीटर का सिद्धांत जो है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए और आगमनात्मक प्रतिक्रिया भी कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत कम प्रतिबाधा के कारण बिजली की हानि कम होगी। यदि यह समांतर में जुड़ा हुआ है तो लगभग एक छोटा सर्कुलेटेड मार्ग बन जाता है और सभी करंट एमीटर के माध्यम से प्रभावित होंगे, क्योंकि उच्च धारा के परिणाम स्वरूप यह उपकरण जल सकता है और इस कारण से श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। एक आदर्श एमीटर के लिए यह शून्य प्रतिबाधा होना चाहिए ताकि इसके पास शून्य वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, ताकि साधन में बिजली की हानि शून्य हो जाए। एमीटर के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो एमीटर का जो वर्गीकरण होता है उसके डिजाइन तथा उससे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के आधार पर किया जाता है। एमीटर को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: PMMCC, मूविंग आयरन एमीटर, इलेक्ट्रोडायनोमी एमीटर, रेक्टिफायर टाइपर एमीटर। तो एमीटर का वर्गीकरण उसके डिजाइन तथा उसके प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के आधार पर किया गया है। एमीटर को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: PMMC एमीटर, मूविंग आयरन एमीटर, इलेक्ट्रोडायनो एमीटर, रेक्टिफायर टाइप एमीटर। तो PMMC क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसको हम लोग एमीटर भी बोलते हैं। इसमें चुंबक का जो उपयोग होता है करके चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। घूमने वाली कॉइल को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। पॉइंटर इस कॉइल से जुड़ा हुआ होता है। जब कॉइल में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब इसका अपने साम्य अवस्था से डिफ्लेक्ट होने लगता है और जिससे जुड़ा हुआ पॉइंटर भी स्केल पर घूमता है। तो कॉइल में पैदा होने वाला डिफ्लेक्शन उसमें बहने वाली विद्युत धारा पर निर्भर करता है। PMMC एमीटर का उपयोग केवल डीसी करंट का मापन करने के लिए किया जाता है। मूविंग आयरन एमीटर क्या होता है? तो यह एक विशेष प्रकार का विद्युत मापन यंत्र होता है। मूविंग आयरन एमीटर का उपयोग जो है डीसी तथा एसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा नापने के लिए किया जाता है। तो मूविंग आयरन एमीटर का उपयोग डीसी तथा एसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा नापने के लिए किया जाता है। या विद्युत मापन यंत्र यह भी एक होता है। मूविंग आयरन एमीटर में एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा जो कि पॉइंटर से जुड़ा हुआ होता है को चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने वाले कॉइल के बीच में घूमने वाले सिस्टम की मदद से लटका रहता है। जिस विद्युत धारा से मापना होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले कॉइल से जोड़ते हैं। विद्युत धारा कॉइल से प्रभावित की जाती है तो यह एक विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, जिससे सॉफ्ट आयरन के टुकड़े में डिफ्लेक्शन होने लगता है और इससे जुड़ा हुआ पॉइंटर स्केल पर रीडिंग देने लगता है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर एमीटर क्या होता है? यह भी एक विशेष प्रकार का विद्युत का मापन करने वाला यंत्र होता है। इसे एमीटर का उपयोग भी डीसी तथा एसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा मापन के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार के कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों कॉइल में से एक कॉइल फिक्स्ड होती है तथा दूसरी घूमने के लिए मुक्त रहता है। फिक्स्ड कॉइल एमीटर में चुंबकीय क्षेत्र बनता है और दूसरा घूर्णन करने वाला कॉइल इस बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। इस मुक्त कॉइल को पॉइंटर से जोड़ा जाता है। जिस विद्युत धारा का मापन करना होता है उसे फिक्स्ड कॉइल में प्रभावित कर दिया जाता है, जिससे उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जब घूमने वाले कॉइल से जोड़ता हुआ करता है तो उसमें एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न वोल्टेज के कारण इस कॉइल में भी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और इस विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रमुख चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने लगता है, जिससे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है और इसे ही हम लोग स्केल पर रीडिंग देने लगता है। रेक्टिफायर टाइप एमीटर क्या होता है? तो इसके द्वारा केवल एसी विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसमें सबसे पहले एसी विद्युत धारा को रेक्टिफायर द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसे PMMC या दूसरे किसी एमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो रेक्टिफायर एमीटर में दो प्रकार के विद्युत सर्किट का उपयोग होता है। पहला सर्किट एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में परिवर्तित करता है तथा दूसरा सर्किट डीसी विद्युत धारा को PMMC में मापता है। प्रतिरोधक क्या होता है, जिसे हम लोग रेसिस्टर भी बोलते हैं? तो प्रतिरोधक दो सिरों वाला वैद्युत अपव्यय है जो विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का अवरोध करता है। प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर उससे बहने वाली तत्कालिक धारा के समानुपाती होता है। यह विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। इनमें होकर धारा बहने पर इनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि B = IR।
तो प्रतिरोधक रेसिस्टर दो सिरों वाला वैद्युत अव्यय होता है जो विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का अवरोध करता है। परिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली तत्कालीन धारा के समानुपाती होती है। विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। इनमें होकर धारा बहने पर इनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और कुछ प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करते हैं। इसका अर्थ है कि B बराबर IR। तो विभव क्या होता है? तो विभव की परिभाषा किसी भी एकांक या इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने के लिए किया गया आवश्यक कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है, किसी भी एकांक या इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने के लिए किया गया आवश्यक कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या या दूसरी शब्दों में हम कहें कि वो कार्य जो कि यूनिट या एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, विभव कहलाता है। विद्युत विभव जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को B से प्रदर्शित करते हैं। तो वह कार्य जो कि यूनिट या एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विपरीत किसी बिंदु पर लाने में किया जाता है, विभव कहलाता है। विद्युत विभव को B से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। माना कि Q आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एकांक चार्ज को लाने में किया गया कार्य W है। माना कि Q आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एकांक चार्ज को लाने में किया गया कार्य W है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या होगा? कार्य जिसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश अपान Q। तो क्या हो जाएगा? B अपान W अपान Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का जो सूत्र होता है, कार्य बटा विद्युत आवेश या W अपान Q। वहीं विभव का सूत्र क्या होगा? तो विभव का जो सूत्र हो जाएगा B बराबर W अपान Q हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? B बराबर W अपान Q। और वहीं विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होगा? तो जूल बटा कूलोम या वोल्ट हो जाएगा। जूल बटा कूलोम या वोल्ट हो जाएगा। और विभव का सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर W अपान Q। W को कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव अंतर को विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। विभवांतर की जो परिभाषा होती है, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक विद्युत बल के विरुद्ध में लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर की जो परिभाषा बनती है, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक विद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभवांतर की जो सूत्र होता है, विद्युत विभवांतर, इसका सूत्र होता है कार्य अपान विद्युत आवेश यानी B बराबर W अपान Q होता है। क्या होता है? W अपान Q। या BA माइनस BB बराबर WA माइनस WB अपान Q, जहाँ BA विद्युत क्षेत्र में बिंदु A का विभव है और WA क्या है? बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य है। और V क्या है? विद्युत क्षेत्र में बिंदु B का विभव है। और WB क्या है? बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य है। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलोम या वोल्ट होता है। विभवांतर मापने का जो यंत्र होता है वोल्ट मीटर होता है। इसका बीमी सूत्र क्या होता है? ml की घात 2 t माइनस 3 a की घात -1। इसका बीमी सूत्र जो होता है ml की घात 2 t माइनस 3 a की घात -1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालक क्या होते हैं? तो वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, मानव शरीर, चांदी, एल्युमिनियम आदि। तो वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा में करंट लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, मानव का शरीर हो गया, आप लोग को करंट नहीं लगता है ना? चांदी हो गई, एल्युमिनियम हो गई आदि। ऐसा पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन या करंट आसानी से प्रवाह हो सके उसे चालक कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा इत्यादि। ऐसे पदार्थ जिनमें से बहुत से आसानी से करंट प्रवाह हो सकता है उन्हें करंट को प्रवाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चालक को इसके आकार के अनुसार अलग अलग 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला है ठोस चालक जिसको सॉलिड कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा है तरल चालक जिसको लिक्विड कंडक्टर बोलते हैं। तीसरा है
गैसीय चालक जिसको हम लोग गैसीय कंडक्टर बोलते हैं। तो ठोस चालक में क्या क्या आता है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि आता है। वहीं तरल चालक में बात की जाए तो पारा, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया क्लोराइड, कॉपर सल्फेट इत्यादि आता है। वहीं अगर गैसीय चालक में बात करें तो हम लोग नियोन, हीलियम, आर्गन इत्यादि आता है। वहीं विद्युत रोधी की बात की जाए तो विद्युत रोधी क्या होता है, इनको इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो विद्युत रोधी जो होता है वह पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा प्रभावित होती है, जैसे लकड़ी हो गई सूखी हुई, बैकेलाइट हो गई, एस्बेस्टस हो गई, चीनी मिट्टी हो गई, कागज हो गया, पीवीसी आदि कुचालों के कुछ उदाहरण हो गए। तो विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है। इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, अतः बाहर विद्युत क्षेत्र लगाने पर गतिशील नहीं हो पाते। लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, कांच आदि विद्युत रोधी होते हैं। जब किसी चालक को रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उत्पन्न आवेश शरीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है, अतः चालक को रगड़ने से उसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता। फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के पहले चालकों को अविद्युतीय या नॉन इलेक्ट्रिक कहा जाता था। इसके विपरीत जब विद्युत रोधी को रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उत्पन्न आवेश जिसमें विद्यमान रहता है, अतः विद्युत रोधी पदार्थों को पैरा विद्युत या डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है, चालक और विद्युत रोधी। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 9 को कवर किया, जिसका नाम था विद्युत धारा उसके प्रभाव। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि यहाँ से फिजिक्स में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे लगभग 2 से 3 महीने की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही थी। लगभग सारी क्लासेस समाप्त होने वाली है। अब मैराथन का समय आ गया है, इसी वीक में आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी और इसी वीक में मैं आपको मैराथन क्लासेस दे दूंगा। उसके बाद आपका पूरा सीटेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं 1-2 वीडियो में क्विक रिवीजन करवा दूंगा अंतिम समय में। तो इतना आप लोग अच्छे से कर लेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग लगाते रहे होंगे 100% आप सीटेट में 100 से 110 नंबर के बीच आसानी से ला सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।